नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अयोध्या से रामराज। दरअसल 1528 के बाद कल का ऐसा दिन होगा जब दिवाली के दिन अयोध्या में त्रेता जैसा दीपदान होगा। त्रेता युग की तरह दीपदान की हम इसलिए बात करें क्योंकि कल ही के दिन भगवान राम के लंका से लौटने के बाद दिवाली मनाई गई थी। पूरी अयोध्या दीपोत्सव से सजी हुई थी। दिवाली में जैसा माहौल था और इसीलिए सबको पता है कि दिवाली मनाई जाती है। तो चर्चा की शुरुआत के पहले सभी मध्य प्रदेश और देशवासियों को कल दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई है। आपका भी जीवन उजालों से भरा हो, समाज और संसार से अंधेरे का नाश हो। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल सरयू नदी के घाट 55 घाटों पर करीब 28 लाख दिए कल जलाए जाएंगे और इसे अयोध्या से रामराज की आहट माना जा रहा है कि अयोध्या से रामराज की शुरुआत कल होगी, ऐसा मान के चल रहे हैं। उसकी वजह यह कि इसके पहले अगर 4 साल पुरानी बात करें, 5 साल पुरानी, तो अयोध्या अपराधियों का गढ़ मानी जाती थी। वहाँ डॉन, माफिया और जिसे अपहरणकर्ताओं का गढ़ था। लोग ठीक से व्यापार नहीं कर पाते थे। लड़कियां, छात्राएं अपने स्कूल कॉलेज से सुरक्षित घर लौट पाएँ, इस पर शंका होती थी। शादी ब्याह के वक्त अगर बारात निकल रही हो सकता था कि लूट हो जाए और डकैती पड़ जाए। ये सब चीज़ें आज से 7-8 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन अब हम कहें तो ये कल की बात है। अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है और हम कह सकते हैं कि अयोध्या से रामराज की शुरुआत हो रही है। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी, और दिल्ली से हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े साथी नागेंद्र सिंह परमार जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, अयोध्या से आपकी दूरी हमसे कम है। उत्तर प्रदेश चूँकि दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है, नोएडा उसी का हिस्सा है। आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश की हवा में, वहाँ की तासीर में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि कल जो दीपावली मन रही है अयोध्या में, सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दीपोत्सव होंगे, उसे रामराज की शुरुआत मान सकते हैं? वैसे ये अतिशयोक्ति लग सकती है, अतिशयोक्ति हो भी है, लगती भी है कि रामराज ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन अयोध्या यूपी की जो हालत थी उसको देखें, 5 साल पुरानी यूपी और आज की उत्तर प्रदेश, तो बहुत फ़र्क है। निवेश आ रहा है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, व्यापार जगत में शांति है, तनाव नहीं है, सामाजिक जगत में कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, बेटियां, महिलाएं सुरक्षित घर आ जा रही हैं। तो आपकी राय, कल का दीपोत्सव क्या अयोध्या से रामराज की शुरुआत लेकर आएगा? जो परिकल्पना ही है वही ये है कि सर्वोत्कृष्ट शासन या आदर्श शासन। और आज के दौर में हम आदर्श शासन किसे कहेंगे कि जहां कोई वंचित ना हो, उपेक्षित ना हो, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की भी सुनवाई होनी हो, किसी तरह का किसी भी वर्ग का तिरस्कार ना हो, भेदभाव ना हो, शासन में पारदर्शिता हो और सबको न्याय मिले। और मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान भाजपा सरकार है जो उत्तर प्रदेश की, उसने और केंद्र सरकार ने ना सिर्फ हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को अयोध्या के मंदिर में 500 वर्ष बाद स्थापित किया है, वो घर लौटे हैं, इसे लौट रहे हैं, उससे आगे चलकर राम राज्य की जो कल्पना है उसे परिपूर्ण किया है उन्होंने करने के लिए। देखिए, जिस राज्य में आप भी बताते हैं, जिस राज्य में गुंडागर्दी का बोलबाला था, जहां आतंक था, कुछ विशेष वर्गों का आतंक रहा करता था, जहां शाम ढलने के बाद में बहन बेटियां बाहर निकलने से, कई जगह जाने से कतराया करती थी करने के लिए, और सिफारिशें और जाति को देख के कई जगह नौकरियां अरण्य करने की सिफारिशें की जाया करती थी। अगर उस राज्य में कानून के मामले में पूरी तरह शांति आ गई हो, सबको न्याय मिलने लग गया हो, नौकरियों में पारदर्शिता हो, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की सुनवाई हो रही हो, तो यही राम राज्य की तो कल्पना थी और ऐसा हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहने वाला,
ये धीरे धीरे ये इस तरह का चलन अन्य राज्यों तक आएगा और एक तरीके से पूरे देश में जब इस तरह का माहौल हो जाएगा और इस तरह का शासन स्थापित हो जाएगा, वही राम राज्य होगा। हम दोबारा राम राज्य क्यों ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल आज इस विषय पर बात करना इसलिए भी उचित लगा कि कल दीपावली है और पूरे देश में 5 दिन का दीपावली उत्सव शुरू हो चुका है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो अयोध्या में 22 लाख दीपोत्सव हुए थे, दीपदान हुआ था, और इस बार वो संख्या बढ़कर 28 लाख हो गई। ये तो हुई जगमगाती दिवाली की, लेकिन दिवाली तब है जब घरों में अंधेरा ना हो, जब समाज में अंधेरा ना हो। और ये प्रशंसा की बात नहीं, जो सच है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं और माफिया अगर मिट्टी में मिलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो सरकार कह रही है उसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई बड़े करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। कोई भाई भतीजावाद के ऐसे आरोप नहीं है जिससे सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। अब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो राम राज में भी हुए थे, जिसके चलते भगवान श्री राम ने, ये कहा जाता, हालांकि 2-3 कथाएं उसकी अलग अलग हैं, कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता जी को वनवास दे दिया था कि अगर कोई महिला किसी पराये पुरुष के यहाँ 14 साल वो रही हो, 12 साल रही हो, और मैं उसे कैसे रख सकता हूँ। तो इस पर तो बात अलग होगी, लेकिन अभी ये कि क्या शांति लौट रही है उत्तर प्रदेश में, उद्योग धंधों की चमक आ रही है, कानून व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, माफिया डर के भाग रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तो ये सब बताता है कि ये एक तरह से राम राज की झलक है, ये हम कह सकते हैं। हमारे साथ रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश सिंह जी, आप किस ढंग से देखते हैं उत्तर प्रदेश में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, और इस दिवाली के चलते जो संदेश अयोध्या से आ रहा है वो राम राज की वापसी का लगता है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं इसे इस तरह परिभाषित करूंगा जी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से सनातन समाज के पुनर्जागरण की एक संस्कृति का आगाज हुआ, एक नए दौर का आगाज हुआ है, एक नए युग की संस्कृति, उसके मूल्य और उसकी जो चेतना शक्ति है उसके प्रस्फुटन का आगाज है। अब जब हम किसी बीज को जमीन में डालते हैं तो पहले उसका अंकुर फूटता है ना, इसके बाद वो वृक्ष बनता है। तो आज से ही हम ये कल्पना कर लें कि ये कोई बड़ा रामराज का वो वो त्रेता युग वाला, तो धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि वो आएगा। देखिए 500 साल पहले और 700 साल पहले से जब से मुगल आए थे तो उनने हमारी सबसे पहला काम उनने ये किया था, शासन तो किया था लेकिन हमारी इसके साथ साथ हमारी संस्कृति को नष्ट किया था। हमारे संस्कृति के आधार थे मंदिर, उन मंदिरों को नष्ट करके हमारी औरतों को के साथ बलात्कार करके हमारी आत्मा को जो पैरों के नीचे कुचला था, हमारी संस्कृति का विध्वंस किया था। राघवेंद्र जी, कभी भी कौम है नरसंहार से खत्म नहीं होती, और न नरसंहार से आप किसी कौम का सफाया कर सकते। किसी भी कौम का सफाया अगर करना है तो आप उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। संस्कृति के नष्ट होते ही उस कौम का अस्तित्व शून्य हो जाता है, फिर वो कौम अपना रूप बदल लेती, फिर वो कौम अपना ओरिजिनल रूप नहीं रहती। तो हमारा अब तक का ये था, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि लंबे समय तक जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो एक उस कौम का एक ऐसा वर्ग पैदा होता है जो उस परिवर्तित संस्कृति को, उस कुचले हुए अतीत को ही अपना गौरव मान के और उसी को एंजॉय करने लगता है। जैसे आज हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता, वामपंथ, लिबरलिज्म वगैरह वगैरह, ये जो बिल्कुल। विचारधारा रमेश सिंह है। जी, आपकी बातचीत पूरी हो तो हम इसमें सुनेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और वहाँ जो भाषण हुआ था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले आपकी बात पूरी हो जाए, फिर हम उस क्लिपिंग को भी जरूर दिखाएंगे। जी राघवन जी, मैं आज मैं इस मुद्दे पे जोर दे रहा हूँ कि इससे ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर, संस्कृति का क्या महत्व होता है। संस्कृति किसी भी कौम के विकास का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति में कौम की विशिष्ट पहचान होती है, संस्कृति में कौम का इतिहास होता है, उसका पारंपरिक ज्ञान होता है, मूल्य, उसके आदर्श, कला, संस्कृति, साहित्य, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक बंधन, और सबसे बढ़कर
संस्कृति जो है वो आत्मसम्मान, आत्म गौरव को प्रदान करती है। बिल्कुल। जब ये सब चीजें आत्म गौरव और सब चीजें आ जाती है तो फिर वो कौम का एक सकारात्मक और रचनात्मक विकास होता है। ठीक। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम राम राज्य को इस तरह कह सकते हैं कि हम एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर गए हैं। और उसके कई रूपों में हम, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जिस दौर से निकाल के आज के नए दौर में लाए हैं, जहाँ कानून और व्यवस्था सुरक्षित है, निवेश आ रहे हैं, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, लोग निर्भय हो गए हैं, ये सब उसी रामराज के लक्षण है। बिल्कुल, आपने जो कहा वो सबसे खास बात है कि अगर किसी धर्म को नष्ट करना है तो, या किसी संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके प्रतीकों को नष्ट कर दीजिए आप। राठी जी, दरअसल ये जो सारा मामला है वो धार्मिक पुनर्जागरण का भी नहीं है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी है और राम से राष्ट्र के बनने के जागरण का भी है, क्योंकि भारत की आत्मा में राम बसते हैं। और जरूर कृष्ण जी भी हैं, लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है वो 14 कलाओं से थे, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म नहीं माने गए। भगवान कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना गया, वो 16 कलाओं से थे। लेकिन फिर भी समाज में सबसे ज़्यादा जीने का आधार है वो राम आधार है, रामचरितमानस है कि जीवन में, समाज में, परिवार में आपको राम की तरह रहना चाहिए। और कृष्ण ने तो बताया कि अगर आपके जीवन में द्वंद्व है, युद्ध है, तो फिर उसको जीतना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन धर्म की रक्षा के साथ। आपकी राय, अयोध्या की कल की दीपावली वो राम राज की शुरुआत भी करती है, संकेत देती है, और वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात भी करती है, और सनातन के नए सवेरे का भी संदेश देती है। आप इन सब बातों को किस ढंग से देखते हैं? बिल्कुल, सभी दर्शकों को पहले तो दिवाली की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अगला वर्ष बहुत मंगलमय हो और राम राज्य के साथ हो। तो मुझे लगता है राम राज्य की जो कल्पना है वो आज हमारी नहीं है। राम राज्य तो भगवान श्री राम के काल से ही राम राज्य हमारे देश का मूल मंत्र है और राम राज्य रहा। ठीक है, कभी कभी हर चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें रहती रही, कहीं कम कहीं ज़्यादा होती रही। यूपी की आपने बात की, योगी जी ने बड़ा अच्छा एक, जो यूपी में पहले, एक बिहार में हम सुना करते थे जब छोटे थे, लेकिन बिहार में भी वो चीज़ों को पार पाए थे नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट राउंड के। फिर अब यूपी में भी हम वो चीज़ें सुनने लगे थे, वो भी हम उससे उभर पाए हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब रही बात तो सरकार की 4 बेसिक जिम्मेदारी जो मुझे लगती है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर। इन 4 पे अगर सरकारें काम करती हैं तो राम राज्य अपने आप ही पूरी तरह हो जाता है, जो कि एक रोल मॉडल की तरह पिछले कुछ सालों में दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम दिख रहा है। हम बॉर्डर्स तक अपनी सड़कें बना पा रहे हैं कि कोई युद्ध की स्थिति होती है, कुछ होती तो हमारी गाड़ियाँ वहाँ तुरंत पहुँच सके। लोगों को सड़क मार्ग बड़ा अच्छा, सुगम और ज़्यादा बेहतर उपलब्ध करा रहे हैं, तो उस दिशा का पहला कदम है। मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि हर जिले में और हर जगह खुल रहा है, तो मुझे लगता है स्वास्थ्य की तरफ भी कदम है। शिक्षा की तरफ मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार कमज़ोर है, उधर भी ध्यान दे तो वो भी एक बहुत सफल राम राज्य की तरफ जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर में जैसा यूपी का हुआ उसको एक रोल मॉडल मानते हुए बाकी हर प्रदेश की सरकार भी उसे करे और उस लॉ एंड ऑर्डर को जितनी तेज़ी से अच्छे लाएंगे तो निवेश भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलेगा, तो राम राज्य अपने आप स्थापित होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। और यही कल्पना है कि भगवान राम जब से वहाँ पुनः पूर्ण रूप से मंदिर में विराजे हैं तो उनका आशीर्वाद पूरे देश को, पूरे विश्व को प्राप्त होगा, क्योंकि हम सनातनी है तो पूरे विश्व की ही बात कर सकते हैं। देश और वो उससे बहुत ऊपर भगवान है हमारे लिए, और पूरे विश्व की मंगलमय की भगवान राम से प्रार्थना भी है और सबका करेंगे, ये बिल्कुल विश्वास भी है। बिल्कुल, सारे धर्म तो वैसे सबके कल्याण की बात करते हैं, लेकिन सनातन तो अपनी प्रार्थना में भी कहता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। लेकिन सीधी सी बात है नागेंद्र जी, अयोध्या तो एक प्रतीक है। जो बात कमल राठी जी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर संसाधन बढ़ेंगे तो उद्योग बढ़ेगा, और अगर कानून का राज होगा तो फिर उद्योग में जो लोग आ रहे हैं, जो भागीदारी करते हैं, जो निवेश करते हैं, वो भी मुक्त हाथों के साथ लोग निवेश करते हैं। तो अभी जो ताज़ा खबरें हैं वो ये कि चीन से बड़े बड़े विदेश के उद्योगपति, खासतौर से जर्मन के 4 बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियों ने अपना निवेश वहाँ से हटाकर भारत में लाने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि जो सड़क की बात कर रहे हैं हम,
एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर ये बेहतर होगी, कानून व्यवस्था बेहतर है, उद्योग आएंगे, निवेश होगा, रोजगार मिलेगा, तो जाहिर है कि इसके बाद बहुत सारी ज़रूरतें आदमी की पूरी हो जाती हैं और फिर जीवन में कैसे जीना है ये रामचरितमानस बताता है। आपकी राय? देश नहीं कहते कि एकदम से राम राज की तरफ जा रहा है, लेकिन उस दिशा में कदम तो बढ़ रहे हैं। आपकी राय? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, देश में शुभता होते हुए, घटित होते हुए दिख रही है हमें लगातार। आप देखिए कि कोविड काल के बाद में दुनिया की महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अब तक उन्हें उभरने में बहुत संकट महसूस हो रहा है। वहीं भारत ने अपनी आर्थिक विकास दर को बरकरार रखा है, अपनी औद्योगिक तेजी को बरकरार रखा है। नए नए अवसर भारत को पूरी दुनिया में तलाशने को मिल रहे हैं और पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और प्रख्यात उद्योगपति भारत की ओर नजरें से अच्छी नजरों से देख रहे हैं और लगातार बातें हो रही है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ एमओयू साइन भी हो रहे हैं इस तरह करने के लिए। तो इसमें तो कोई किसी तरह का शक नहीं है कि अगले 10 या 15 साल हमारे लिए आर्थिक रूप में बहुत ही अच्छे हैं और भारत विकासशील से विकसित देश होने के लिए अगले 20 सालों में इस पड़ाव को पूरा कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो कही मेरे अन्य जो पैनलिस्ट है उन्होंने कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि विकास दर होना, व्यक्ति का विकास होना, देश का विकास होना, समाज का विकास होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ नैतिकता, शुचिता, संस्कार और सभ्यता और परंपराएं बनी रही। क्योंकि विकास की दौड़ में जब इनका हमारे को साथ मिला रहता है तो व्यक्ति ना बहकता है ना भटकता है, वो सीधी मंजिल पे रहता है। बिल्कुल। एक इसलिए चीज और सामंजस्य इन सब चीजों का जरूरी है। जी, एक चीज और थी कि जो बात कर रहे हैं कि अगर औद्योगिक शांति है, श्रमिक शांति है और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो एप्पल जैसी कंपनी ने जो यहाँ कारोबार शुरू किया, एप्पल की असेंबलिंग हुई, इस बार का जो आंकड़ा है वो ये है कि भारत में बनने वाले एप्पल फ़ोन ने इस बार 33% ज़्यादा निर्यात किया है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश का जो औद्योगिक ढांचा है वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। अगर उद्योग बढ़ेंगे तो जाहिर है कि बेरोजगारी घटेगी, रोजगार मिलेगा तो शांति की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। मैं रमेश जी आपकी बात शुरू करूं उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो जरूर सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे चर्चा करने के लिए लौटूंगा। पहले सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है। सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है। इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। अयोध्या का यह संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने साफ कहा कि जो सनातन धर्म पर प्रहार करेगा उस पर स्वतः ही प्रहार हो जाएगा। इसका मतलब कि जो पिछली बार उन्होंने कहा था विधानसभा में कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, प्रकारांतर में उसी बात को उन्होंने दोहराया है और यहीं से शुरू होती है कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात। रमेश जी, आपकी राय? हम रामराज्य की बात करते हैं तो उसकी कल्पना 2000 त्रेता युग से आती है, लेकिन अब हम जितनी सदी में रह रहे हैं तो रामराज्य का ढांचा भी वैसे ही होगा। और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पे हमने जियो पॉलिटिक्स में जो बढ़त हासिल की है वो तीसरी दुनिया में किसी भी मुल्क ने हासिल नहीं की। आंतरिक सुरक्षा के मामले में हम देख रहे हैं कि दंगे हो, चाहे बम विस्फोट हो, आतंकवाद की घटनाएं हो, सभी लगभग पूर्ण हो गई है। कश्मीर में 370 एक ऐसा इशू था जो आजादी के बाद से कोई भी सरकार उसको हटाने की बात छोड़ी, उस पर बात करने तक में कभी छोड़ती थी। उसको हटाने के बाद कश्मीर में पहली बार इतना निष्पक्ष चुनाव हुआ है और उसका लगभग 65% का जो मतदान है
ये बताता है कि हमने पाकिस्तान के मोर्चे पे जो रणनीतिक और सामरिक बढ़त हासिल की थी, उसका एक्सपोजर हमें कश्मीर में देखने को मिलता है। ये हमारे आंतरिक मोर्चे की उपलब्धियां हैं जो 2014 के बाद हमने हासिल की है। वह मोर्चे पे हमने आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ सामरिक बढ़त हमने जो हासिल की थी, वो इस कदर आज पाकिस्तान हम सब सिर्फ बातचीत करने की तरफ रहा है, किसी तरह बातचीत हो जाए। हमारे विदेश मंत्री गए थे, उन्होंने दो टूक कहा था कि मैं द्विपक्षीय बातचीत नहीं करूंगा, वो तरस रहे हैं। वहां से मतलब नवाज शरीफ ने कहा है कि हम मोदी जी अगर आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। ये पाकिस्तान के ऊपर हमारी जो सामरिक बढ़त है उसका नतीजा है। हम चीन के मामले में देखें तो 62 का युद्ध हारने के बाद भारत का बहुत बुरी तरह से मनोबल टूटा था और चीन को हम एक बहुत बड़े हाथी के रूप में देखते थे। लेकिन डोकलाम में हमने जो रणनीतिक दृढ़ता दिखाई थी और उसके बाद गलवान में हमने उनकी जो पिटाई की थी, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। डेप्सांग और डैमचौक में जिस तरह से डीएस्केलेशन करने के लिए चीन मजबूर हुआ है, तो ये हमारे मतलब जो बाह्य सुरक्षा का मामला है, वहां हमें रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान करता है और रणनीतिक संतुलन स्थापित करता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में देखें तो हमने अमेरिका, रूस और चीन के साथ अपने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को संतुलित करते हुए यूक्रेन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था राघव जी, जिसमें हमारी रणनीतिक स्वायत्तता धार पे थी, यानी कसौटी पे थी कि अब ये सिद्ध होगी कि भारत वास्तव में रणनीतिक रूप से स्वायत्त है या नहीं। अभी तक हमारी रणनीतिक स्वायत्तता कहने भर की थी, हम गुट निरपेक्ष थे, लेकिन हम किसी न किसी गुट को एक पक्ष लेके चलते थे। यूक्रेन के मुद्दे पे हमने ये सिद्ध किया था कि हम रणनीतिक रूप से स्वायत्त है। बिल्कुल। पश्चिम एशिया में हमारी जो स्थिति है, शायद 1947 के बाद, आजादी के बाद पहली बार ये है कि जब आज हम पश्चिम एशिया को डोमिनेट कर रहा है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज का गढ़ है, ओआईसी जिसका मतलब प्रमुख केंद्र है, और अभी तक किसी भी सरकार ने पश्चिम एशिया में इतनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी जितनी हमने कराई है। बिल्कुल। तो ये भारत की 2014 के बाद की जो सामरिक और कूटनीतिक उपलब्धियां हैं वो है, और ये सिद्ध करती है कि भारत आज महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, और यही रामराज की सही सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना में देखता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हम इसमें इंदिरा गांधी को उस काल को नहीं भूल सकते जो 1971 में पाकिस्तान युद्ध के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ था और भारत एक ताकत बन के उभरा था। तो इतिहास तो मजबूत है, बीच के कुछ सालों को छोड़ दें, आज़ादी के बाद में बीच में कुछ घटनाएं हुई, लेकिन वो आज के दिन चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया के विकसित देशों के सामने अब बराबरी से खड़े होकर बात कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नाटो संगठन के देश हो, या चीन की हम बात करें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राठी जी, बात वही आती कि अगर आपके देश में हालात ठीक हैं, राम राज्य का मतलब है कि सबको न्याय मिले, सब सुखी रहें और सब तरक्की करें। अगर ऐसा होगा तो फिर सरकारों का काम होगा देश की सीमा को सुरक्षित करना, फौज को मजबूत करना और कानून व्यवस्था को बेहतर करना, और सरकार उस पर काम भी कर रही है। आपकी राय? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हम राम राज की शुरुआत कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कितने दिनों में हासिल होगा ये तो देश काल परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन इरादे ठीक है और अभी का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो भी ठीक दिख रहा है। आपकी राय छोटी सी? देखिए, राम राज्य के लिए हम पूरा सरकार से ही उम्मीद करें कि राम राज्य सरकार लाए तो मुझे लगता है कि गलत होगा। राम राज्य के लिए जनता को भी उतना ही तेजी से आगे आना पड़ेगा। मैं एक छोटे से मुद्दे से इस बात को शायद अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि आज हम इन सब के अलावा पर्यावरण हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। कई देशों में पर्यावरण को लेकर इमरजेंसी लागू हो गई है, तो इस पर्यावरणीय विषय पे सरकार को जो करना है सरकार तो कर ही रही है, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन आम जनता क्या कर रही है? आज हम भोपाल के बड़े तालाब का पानी 40% आबादी पीती है। कोर्ट के आदेश, सरकार के आदेश हैं कि सब उसमें मूर्ति विसर्जन ना हो। बिल्कुल। अब पता चला कि भगवान हम आस्था के नाम से, संस्कृति के नाम पे उसके लिए कुंड भी नगर निगम ने बनवाए, लेकिन वहां नगर निगम की कुछ बेईमानी है कि पूर्णतः कुंड नहीं बनवाए। बिल्कुल। और उसको हम पानी में घोल रहे हैं और उससे जो हेवी मेटल आए उससे कैंसर कारक हो रहा है, लोग पी रहे हैं। तो ये राम राज्य को तो पब्लिक भी खराब कर रही है। राठी जी, सुधार तो धीरे धीरे आएगा, 5-10 सालों में, 25 साल में सुधार नहीं आता, क्योंकि बिगाड़ भी देर में आया है। नहीं, मैं सरकार से कम उम्मीद कर रहा हूँ, जनता से ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी लोकतंत्र में
यथा प्रजा तथा राजा। राजा ठीक है तो प्रजा भी ठीक हो जाएगी, हम उसको दोनों का म्यूचुअल मानते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो कुछ अयोध्या में कल उत्सव मनाया जा रहा है वो रामराज की तरफ जाने की स्थिति है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा और सबको एक बार फिर दिवाली की बधाई, शुभकामनाएं। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।